डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का जो टॉपिक है वो होगा कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, लांबिकता की शर्त। कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वक्ररेखीय निर्देश तंत्र होता है। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में कोई बिंदु है, उस बिंदु का जो सदिश है, उस बिंदु पर जो सदिश है ए वेक्टर, उसको हम कैसे लिखते हैं। और हम आज इसी वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में लांबिकता की शर्त देखेंगे कि क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लांबिक का मतलब हो गया कि दो एक्सिस है वो आपस में क्या है, अब लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब हो गया उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। दो रेखाओं के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का कोण है तो कोस 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 0, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो यदि हम दो रेखाओं का अदिश गुणा देखें, अदिश गुणा मतलब होता है दो सदिशों के बीच में जो एंगल होता है वो कोस थीटा। अदिश गुणा मतलब होता है कोस थीटा। और यदि वो कोस थीटा जो है यदि 0 हो जाए, उन दो सदिशों का अदिश गुणा यदि 0 हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों सदिश जो आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। लंबवत होंगे कब, जब उनका मान क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट का मान क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि cos 90 इज 0। तो E1 कैप और E2 कैप का अदिश गुणा है वो 0, E3 कैप व E1 कैप का अदिश गुणा है वो 0, E2 कैप और E3 कैप का जो अदिश गुणा है वो है 0। यदि दो एकांक सदिशों का अदिश गुणा 0 आता है तो हम ये कहते हैं कि वह एकांक सदिश क्या है, आपस में लंबवत है। ये हम जानते हैं कि ये होता है लांबिकता। अब यदि ये समीकरण नंबर 1 द्वारा बताया गया। अब यदि हम ये देखें कि स्थिति परिवर्तन का आंशिक अवकलन, स्थिति परिवर्तन का आंशिक अवकलन कि स्थिति परिवर्तन मतलब डेल आर वेक्टर, और U1 के अनुदिश आंशिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U1। और दूसरी U2 कर्व के अनुदिश जो स्थिति परिवर्तन का आंशिक अवकलन है वो हो जाएगा डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U2। इसका मान देखें क्या आता है, तो इसका जो मान है वो आता है H1 E1 कैप लिख सकते हैं इसको आधार से स्केल फैक्टर के रूप में, और H2 E2 कैप लिख सकते हैं। दोनों का जो अदिश गुणा है वो E1 कैप H1 H2 E1 कैप डॉट E2 कैप। E1 कैप डॉट E2 कैप का मान क्या है समीकरण 1 से 0, इसलिए इन दो स्थिति परिवर्तन के आंशिक अवकलन का जो अदिश गुणा है वो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह से हम नीचे वाली क्वेश्चन देखें कि U2 के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन में आंशिक अवकलन, U3 के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन में आंशिक अवकलन, दोनों का जो अदिश गुणा है वो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। H2 H3 E2 कैप E3 कैप, E2 कैप और E3 कैप का जो अदिश गुणा है वो समीकरण 1 से क्या है, लांबिकता की शर्त से 0। और इसी तरह से हम U3 कर्व के अनुदिश स्थिति परिवर्तन में आंशिक अवकलन को देखें तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U3 डॉट डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U1 इक्वल्स टू आ जाता है H3 E3 कैप डॉट H1 E1 कैप इक्वल्स टू 0। इनको समीकरण 2 से बताया गया है। अब H1 E1 कैप, H1 E1 कैप क्या है, H1 E1 कैप है आधार सदिश। आधार सदिश क्या है, इस आधार सदिश क्या है हमारे पास में, स्थिति परिवर्तन का आंशिक अवकलन। और स्थिति परिवर्तन के आधार सदिश के परिमाण को क्या लिख सकते हैं हम, स्केल फैक्टर। तो H1 E1 कैप की जगह हम लिख सकते हैं B1 वेक्टर, H2 E2 कैप की जगह लिख सकते हैं B2 वेक्टर, यानी B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, 0 आ गया। समीकरण 2 से हम निकालें तो दूसरी इक्वेशन, दूसरी जो लाइन है उसमें आ जाएगा B2 वेक्टर डॉट B3 वेक्टर इक्वल्स टू 0, B3 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर बराबर 0। इस तरह से समीकरण 3 जो है, समीकरण 1 से हमें समीकरण 3 प्राप्त हुई है, यानी एकांक सदिशों का अदिश गुणा लांबिक होता है। अब हम वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में लांबिकता की शर्त देखें तो वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में लांबिकता की जो शर्त है वो ये है, आधार सदिशों का अदिश गुणा 0 होता है। ये वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में लांबिकता की शर्त है। और वैसे नॉर्मल में का एकांक सदिशों का अदिश गुणा 0 होता है, और यहाँ पर आधार सदिश का अदिश गुणा 0 है, जो कि समीकरण 3 के द्वारा बताया गया है। ये समीकरण 3 शो करती है
कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लांबिकता की यह शर्त है, समीकरण नंबर 3 के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी तो कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लांबिकता की शर्त लिखिए। तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लांबिकता की जो शर्त है वो समीकरण 3 के द्वारा बताई जाती है कि आधार सदिशों का अदिश गुणा 0 होता है। ये लांबिकता की क्या है, शर्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र डिस्कस कर रहे हैं। अब लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में यदि कोई मतलब अदिश की प्रवणता कैसे लिखी जाएगी, जैसे कि हम कार्तीय निर्देश तंत्र में जानते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में मान लेते हैं कोई अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, जिसका कि मैग्नीट्यूड और परिमाण, मैग्नीट्यूड और मान क्या होता है, फिक्स होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब मान लेते हैं कोई अदिश राशि है फाई, और इस अदिश राशि की जो प्रवणता को है कार्तीय निर्देश तंत्र में कैसे लिखा जाता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर डेल वेक्टर फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। यहाँ हम देखें कि जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है यानी अदिश राशि की प्रवणता, ये कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। क्योंकि प्रवणता की डेफिनेशन क्या है, अदिश की प्रवणता क्या कहलाती है, किसी पृष्ठ पर अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर। यानी हम ये कहें कि कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ के लंबवत परिवर्तन की दर, अधिकतम परिवर्तन किस डायरेक्शन में होता है, लंबवत। तो एक डायरेक्शन फिक्स हो गई, यानी कि परिवर्तन तो होगा लेकिन उसके लंबवत या अधिकतम परिवर्तन। तो अधिकतम परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है, अदिश की प्रवणता कहलाती है। अधिकतम परिवर्तन की दर उसके लंबवत फिक्स हो गई, इसलिए यदि इसमें दिशा शामिल हो गई तो जो अदिश की जो प्रवणता है वो एक सदिश राशि होती है। जबकि प्रवणता हम निकाल रहे हैं किसकी, अदिश राशि की। अदिश राशि की प्रवणता हो गई सदिश राशि, क्योंकि एक सतह के, एक पृष्ठ के लंबवत परिवर्तन की दर। अब हम इस अदिश राशि की प्रवणता को वक्ररेखी, लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में निकालना चाहेंगे कि लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में किसी अदिश राशि की प्रवणता को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मान लेते हैं कि अदिश राशि कोई है फाई, और उस अदिश राशि की जो लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में है अदिश राशि, और यह अदिश राशि है वो वक्ररेखी निर्देशांकों का फलन है, यानी u1 u2 u3 का फलन है। और जब u1 u2 u3 का अदिश राशि फलन है तो अदिश राशि में u1 u2 u3 एक से अधिक स्वतंत्र चर हैं, तो इसके सापेक्ष जो परिवर्तन होगा वो डेल फाई अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u3 du3 समीकरण 2 के द्वारा दिया जाएगा अदिश राशि में परिवर्तन u1 u2 u3 के सापेक्ष। हम मानते हैं कि u1 u2 u3 कोई लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र, जैसा कि चित्र में दिया गया है लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र है, और इस निर्देश तंत्र में कोई पृष्ठ S1 गोला वाला पृष्ठ है। इस गोले वाले पृष्ठ पर कोई अदिश राशि फाई है, और इस अदिश राशि फाई का इस पृष्ठ पर जो मान है वो कितना रहता है, एक समान रहता है। यानी इस पृष्ठ पर कहीं पर भी नापें तो अदिश राशि का मान फाई ही रहता है। और इस अदिश राशि पे कोई बिंदु P1 है जिसका कि O से स्थिति सदिश है वो R वेक्टर है, O से जो दूरी है वो है R वेक्टर। ऐसा ही कोई पृष्ठ S2 है, S2 पृष्ठ जिस पर कि अदिश राशि का मान फाई प्लस डेल फाई है, S1 से थोड़ा डिफरेंट है, फाई प्लस डेल फाई है, और इस पृष्ठ S2 पर अदिश राशि फाई प्लस डेल फाई का मान भी एक समान रहता है। और इस पर कोई बिंदु P2 है, इस P2 बिंदु O से जो स्थिति सदिश है वो है R प्लस डेल R वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में P1 और P2 पृष्ठ S1 और S2 के बीच में जो स्थिति सदिश है वो हो गया डेल R वेक्टर। तो R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर यानी कि OP1 और P1 P2 से बन गया OP2 R प्लस डेल R वेक्टर। अब हम ये देखें, हमें निकालना है अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर। तो फाई से फाई S1 से S2
टू पृष्ठ पर जाने पर अदिश फलन में जो परिवर्तन होगा, अधिकतम परिवर्तन, वो इसके लंबवत दिशा में होगा। और लंबवत दिशा मान लेते हैं, लंबवत जो दिशा है वो है P1n, डायरेक्शन P1n है, और ये जो एकांक सदिश है इसके अनुदिश है वो n कैप है। तो इस अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन होगा वो n कैप डायरेक्शन में होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी एन यानी P1n बराबर dn, डेल आर हो गया P1 P2 दिशा में और लंबवत दिशा में हो गया डेल n। तो यहाँ पर अधिकतम परिवर्तन की दर जो होगी वो डेल n दिशा में होगी, तो डी फाई अपॉन डी एन कैप, जहाँ n कैप P1n दिशा में एकांक सदिश है। अब इस जो समीकरण है ग्रेडियंट फाई बराबर डेल डी फाई अपॉन डी एन कैप, इस दोनों तरफ इसका डी आर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डी आर का डॉट प्रोडक्ट किया तो ये समीकरण आ गई। अब इस समीकरण में हम देखते हैं कि जो त्रिभुज है हमारे पास में बना हुआ है P1n P2, इस त्रिभुज में यदि cos थीटा का मान निकालें तो cos थीटा का मान आता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारे पास में डेल n और डेल आर। इस तरह से डेल n का मान निकालें तो आता है हमारे पास में n कैप डॉट डेल आर, डी एन बराबर n कैप डॉट डी आर। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वैक्टर को हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी एन कैप डॉट डी आर को लिख सकते हैं हम डी एन से डी एन कैंसिल आ गई, तो हमें मिल गया डी फाई बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वैक्टर। ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम डेल वैक्टर फाई डॉट डी आर वैक्टर लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास में डी फाई का मान। ये अदिश राशि की जो प्रवणता है वो एक सदिश राशि होगी, और कोई भी सदिश राशि समीकरण, कोई भी सदिश राशि किस तरह से लिखी जाती है, उसका एक वक्र के अनुदिश घटक और उसके अनुदिश एकांक सदिश, दूसरे वक्र के अनुदिश घटक और उसके दूसरे वक्र के अनुदिश एकांक सदिश, इसी तरह से तीसरे के अनुदिश घटक और तीसरे के अनुदिश एकांक सदिश। यदि हम ये कहें कि ग्रेडियंट ऑफ फाई कोई सदिश राशि होगी जिसका कि वक्र A1 के अनुदिश घटक है वो A1 है, वक्र U1 के अनुदिश घटक है वो A1 है, U2 के अनुदिश घटक है वो A2 है, U3 कर्व के अनुदिश घटक A3 है, और E1 कैप E2 कैप E3 कैप इनके एकांक सदिश है। तो हम इस ग्रेडियंट ऑफ फाई जो कि एक सदिश राशि होगी इसको समीकरण 4 के द्वारा लिख सकते हैं। समीकरण 4 होगी ग्रेडियंट ऑफ फाई। और जो डी आर वैक्टर है, डी आर वैक्टर यानी क्या, स्थिति में परिवर्तन वक्र रेखी निर्देश तंत्र में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके कि किस तरह से लिखी जाएंगे, स्केल फैक्टर्स के रूप में H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 E3 कैप, समीकरण नंबर 5। इस तरह से डेल फाई आ गया समीकरण 4 और डी आर वैक्टर हो गया समीकरण 5। इन डेल फाई और डी आर को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर इसका अदिश गुणा करा, अदिश गुणा करते हैं तो हमारे पास में समीकरण डी फाई का जो मान है वो होता है A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप, ये हो गया डेल फाई का। और डी आर वैक्टर का H1 DU1 E1 कैप H2 DU2 E2 कैप H3 DU3 E3 कैप। तो डी फाई रहता है A1 H1 DU1 A2 H2 DU2 A3 H3 DU3, समीकरण नंबर 6 प्राप्त होती है। अब ये है हमारे पास में अदिश राशि में परिवर्तन। अदिश राशि में परिवर्तन समीकरण 6 के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से हमने अदिश राशि में जो परिवर्तन लिखा था वो अदिश राशि में परिवर्तन लिखा है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में अदिश राशि में परिवर्तन डेल फाई बराबर ये लिखा है, और ये आया है हमारे पास में समीकरण नंबर 3 में भी अदिश राशि में परिवर्तन है। ये दोनों एक ही हैं, तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना करने पर पहली इक्वेशन के बराबर, यानी पहला डेल फाई अपॉन डेल U1 बराबर हो जाएगा A1 H1, डेल फाई अपॉन डेल U2 सेकेंड टर्म वो हो जाएगा A2 H2 के बराबर, और जो थर्ड टर्म है A3 H3, समीकरण नंबर 6 में जो थर्ड टर्म है A3 H3 बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 2 की थर्ड टर्म में डेल फाई अपॉन डेल U3। इस तरह से A1 A2 A3 के जो मान है वो आ गए, A1 का मान आ गया 1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, A2 का मान आ गया 1/H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, A3 का मान आ गया 1/H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। इस तरह A1 A2 A3 का जो कि हमने सपोज किया था कि कोई ग्रेडियंट है वो सदिश राशि के रूप में लिखा जाता है, और सदिश राशि के रूप में मान लेते हैं कि उसको हम समीकरण नंबर 4 के द्वारा लिखते हैं कि A1 कोई वक्र A1 के U1 के अनुदिश घटक है, U2 के अनुदिश घटक A2 है, U3 कर्व के अनुदिश घटक A3 है।
इस तरह से समीकरण 4 हमने मानी थी और A1 A2 A3 का जो मान है वो हमने यहाँ पर दोनों समीकरण को इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करके A1 A2 A3 के मान निकाले। इन A1 A2 A3 के मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर हमारे पास में अदिश राशि फाई की जो प्रवणता है उसको हम लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में इस प्रकार से लिख सकते हैं। डेल वेक्टर फाई बराबर हो जाएगा E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। इस तरह से लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसी अदिश राशि की प्रवणता को इस लास्ट वाले समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर अदिश राशि की प्रवणता किस प्रकार से निकालते हैं ये हमने देखा है। नाउ आज की क्लास स्टॉप करते हैं।